उत्तर प्रदेश में सोमवार से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई थी और इसके अतिरिक्त विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं स्पीकर, उन्होंने सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया था। विधान भवन में सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के विधायक दल के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलवाने में मदद की अपील की है। वही नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी विधायक दल के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी जगह पर कौशाम्बी के मज्जनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर यूपी में विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने भी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी। करीबन 2 घंटे ये बैठक चली थी। ज्ञानवापी मामले को लेकर जनता टीवी के संवाददाता ने वाराणसी की कुछ महिलाओं से खास बातचीत की। इस मामले पर उनका कहना है कि इतिहास पढ़ने की अब जरूरत मुसलमानों को है, न कि हिंदुओं को। वहीं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का महत्व और सनातन धर्म कितना पुराना है, इससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। जितना सर्वे हुआ है और साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। वाराणसी में श्रृंगार गौरी का मामला अब तूल पकड़ते हुए आ रहा है। कहीं मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन आ रहा है, कहीं हिंदू समुदाय का आ रहा है। 4 महिलाओं ने याचिका पूरे वाराणसी श्रृंगार गौरी मामले को आज पूरे भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। हमारे साथ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर श्रृंगार गौरी की ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी और क्या श्रृंगार गौरी की लड़ाई का मेन मकसद है। हमारे साथ वाराणसी की सीएमडी है अलका मिश्रा जी, हम इनसे जानते हैं, समाज सेवी हैं। मैम, महिलाओं की लड़ाई चल रही है श्रृंगार गौरी को लेकर, क्या रिएक्शन है आपका और श्रृंगार गौरी की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं भैया, और हम चाहते हैं कि जो साल में एक बार ये पूजा हो रही है ये डेली हो, ताकि हमारे सुहाग, हमारे बच्चों, हमारे परिवार की रक्षा हो सके। ये जो महिलाएं 4 महिलाएं लड़ रही हैं और महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हैं, इस पे क्या राय है? इस पे हम चाहते हैं सारी महिलाएं लड़े, सारी महिलाओं का ये मुद्दा है, सिर्फ 4 का नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं हम सब एकजुट होकर के लड़ें और ये मंदिर हमेशा के लिए खुला रहे। तो ये अलका मैम थी और कुछ महिलाएं हैं। लगातार हम लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की, महिलाओं से ही। मैम, श्रृंगार गौरी को लेकर लड़ाई चल रही है लगातार और 4 महिलाओं ने याचिका की है, उन महिलाओं को खतरा भी है। आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करना चाहेंगे या क्या मांग है इस पे? आप लोग की जायज मांग क्या हो सकती है? अगले कदम क्या हो सकता है? महिलाओं की सोच क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन महिलाओं का धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही जरूरी करंट मुद्दा सामने लाया हुआ है। अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए हर एक औरत कभी शक्ति, कभी दुर्गा, कभी चंडी का अवतार लेती है और हम सबको ये पूरा हक है। हमारे भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स दिया है दैट वी कैन हैव प्रेयर्स एज वी नीडेड। So I always support that, ladies. I want every of our Indian women to just be behind them, and we want justice for the ladies who are fighting for Gauri, as you said. श्रृंगार गौरी पे क्या राय है? जो न्यायपालिका ने आदेश दिया है, अभी जो कूप का क्षेत्र है उसे वर्जित कर दिया, श्रृंगार गौरी का पूजन अभी रुका हुआ है, न्यायालय से मांग क्या है आपकी? देखिए, मैं अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अपने न्यायालय की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं कहती हूँ कि मैं आप सभी दोनों भी पक्षों की बातों को सुनिए, लेकिन अगर इतिहास में ज्ञानवापी के बारे में लिखा गया है, अगर इतिहास में गौरी के बारे में लिखा गया है, गौरी जी के बारे में लिखा गया है, तो हमारा अधिकार बनता है और पूरे गवाहों को, सबूतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की नाइंसाफी हम भारतीयों के साथ, भारतीय हिंदू महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए। ये थी महिलाएं और कुछ महिलाएं हैं, सबसे हम 1 बाय 1 करके रिएक्शन जानेंगे। क्या कहता है इतिहास? इतिहास ये साक्षी है कि सनातन धर्म में सर्वोत्तम प्रथम पूज्य अगर देव महादेव हैं तो प्रथम पूज्य देवी के रूप में हमारे सामने माता गौरी आती हैं। गौरी जो है श्रृंगार की रक्षणी है, अतः सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रथम पूज्य माता के लिए हम सभी सनातनियों को चाहिए कि सबसे पहले कपाट खुल जाए और हम सभी उन 4 महिलाओं के साथ, हम पूरे अनगिनत भारत की महिलाएं हैं और हम चाहते हैं कि कपाट खुले और सर्वदा के लिए खुले, माता गौरी का सम्मान हो, माता गौरी की पूजा हो, क्योंकि माता गौरी की पूजा ही
संपूर्ण भारतवासी नारियों के सम्मान की रक्षा है। यदि कपाट नहीं खुलता है तो ये माना जाएगा कि हम सभी महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं की जा रही है। हमें इससे क्या लेन देना है, कौन सा पक्ष क्या कहता है? हमें ये कहना है कि सनातन देवी है, सनातन धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए कपाट खुलना चाहिए और प्रतिदिन पूजा होना चाहिए। तो महिलाओं से हमने बात की और इनका कहना है कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका जो निर्णय देगा वो सर्वमान सर्वविदित होगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। वहीं हिंदू महासभा की रविवार को प्रस्तावित लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को आज तड़के बिस्वा से हिरासत में ले लिया गया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं और कई कार्यकर्ता गुरंबा थाने पहुंचकर ऋषि त्रिवेदी को रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी ओर इस पूरे मामले में प्रशासन पहले से ही सख्त है। टीले वाली मस्जिद के इमाम की ओर से कह दिया गया था कि इस मार्च को मस्जिद की ओर नहीं आने दिया जाएगा। अगर प्रशासन सख्ती नहीं करेगा तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही पुलिस ने ऋषि त्रिवेदी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी गुडम्बा थाने का घेराव करने पहुंचे थे और रिहाई की मांग करते नजर आए। पहुंच रहे हैं, आप सबसे अनुरोध। बाराबंकी में शहरी क्षेत्रों में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों को देखते हुए बाराबंकी पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। आज बाराबंकी में पुलिस प्रशासन ने लखनऊ अयोध्या मार्ग पर वकीलों की ओर से अवैध तरीके से बनाए गए चैम्बरों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस दौरान सैकड़ों वकीलों का गुस्सा भी अधिकारियों को झेलना पड़ा। वकील किसी भी कीमत पर अपने चैम्बर हटाने को तैयार नहीं थे। वकीलों के विरोध के चलते इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ और बार एसोसिएशन के महामंत्री समेत 2 अधिवक्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दरअसल वकीलों ने लखनऊ अयोध्या मार्ग पर कचेरी के आसपास अवैध तरीके से चैम्बर बनाकर रोड पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। जिला प्रशासन ने वकीलों को इन चैम्बरों को हटाने के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन वकीलों ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपने चैम्बर नहीं हटाए, जिसके बाद आज बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने इस अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढा दिया। रोजी रोटी से जुड़ा हुआ चैम्बर हमारे प्रशासन ने आज कसम खा ली थी उसको हटवाने के लिए। हम लोगों ने जब विरोध किया तो हम लोगों को बंद कर दिया है। हमें रितेश मिश्रा को और हमारे साथी पंकज यादव जी को बंद कर दिया है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष जी उनके साथ हैं और वो बताते हैं कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं, हम अधिवक्ता के साथ हैं। तो हमारे पास जो सूचना आई ये साहब को कल जो है सारे अधिवक्ताओं के नोटिसें आई कि आप 24 घंटे में बता दीजिए। हमने सभी जितने प्रभावित अधिवक्ता सबको बुलवाया कि भैया ये आया है लेकर, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर चाहे तो कानूनी कार्रवाई करें, चाहे तो मिल बैठ के अपने आप हटा लीजिए। लेकिन उसमें हमारे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम हटाएंगे नहीं, सुबह देखा जाएगा। रामनगर क्षेत्र वासियों की सालों से चली आ रही बधाल रामनगर बस अड्डे की मांग को 2 साल पहले केंद्र सरकार से बस अड्डे को पोर्ट बनाने को लेकर हरी झंडी भी मिल गई थी। तो वहीं लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अब जल्द ही 22 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने जा रहा बस पोर्ट का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद भी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपको बता दें 2 साल पहले सरकार से बस कोच की वर्कशॉप और 4 दीवारी को लेकर 2 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें रामनगर परिवहन विभाग की ओर से 4 दीवारी और वर्कशॉप का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। वहीं अब बजट पैसा न होने की वजह से काम रुका हुआ है। इस बारे में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि पिछली सरकार ने ये कार्य प्रारंभ किया और 2 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए, जिसमें जितना काम हो सकता था उतना हुआ है। उन्होंने कहा कि बस पोर्ट के माध्यम से इसमें पैसा आना था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आने की वजह से जैसे वन विभाग से परिवहन विभाग को लैंड ट्रांसफर होनी थी वो नहीं हो पाई, उसकी वजह से पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। 2 करोड़ 81 लाख रुपया स्वीकृत किया था और पहले 2 करोड़ रिलीज हुआ, उसके बाद 21 लाख रुपया रिलीज हुआ है। तो उसमें जो काम जितना हो सकता था उसमें आपके कहा जाए जो वर्कशॉप है उसका निर्माण हुआ है और अब आगे का जो ग्राउंड था उसका काम पूरा नहीं, 4 दीवारी अभी पूरी हुई। तो उसमें जो पैसा पासपोर्ट के माध्यम से भी आना था उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं,
लैंड ट्रांसफ़र होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। रोज बढ़ने वाले पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देते हुए केंद्र सरकार ने इसमें लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिसके चलते पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के चलते महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली और जालौन जिले की जनता ने भी केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने कहा, सरकार का फैसला कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने वाला है, लेकिन सरकार आगे और राहत दे तो अच्छा होगा, क्योंकि लगातार खाद्य तेल और दूसरी छोटी छोटी जरूरी चीजें महंगी होती जा रही हैं, जिससे जनता परेशान। मिली बहुत राहत मिली पब्लिक को, लेकिन हर चीज में महंगाई टैक्स लगाया, उससे आदमी को दिक्कत हो रही है। सरकार से और क्या मांगे आप, कितना और कम करो? मांग किया बस जनता के लिए जितना कम कर दे उतना अच्छा है। आगे सरकार इसी से चल रही है, जनता से, और जनता ही को जब राहत नहीं मिलेगी तो सरकार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों से आपको राहत मिली है? हाँ, खुशी मिली है, जो इतनी एकदम 9 रुपये कम गया है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिससे पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे और डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना बोझ बढ़ गया है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बाद आम जनता की क्या राय है, वो सुनिए। हाँ, हमको तो खुशी हुई भाई, कितना कम हो गया, सरकार ने ये 10 रुपये कम करके बहुत करा, ये समझिए आप। अरे खुशी तो है, हम तो आए तो देखा भाई 96 हो गया, तो हमने चलो भाई जो कर रहे होगी ये अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे आगे। काफ़ी राहत है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इससे काफ़ी राहत मिलेगी ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी, और जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनकी भी कीमतें कम होंगी, तो काफ़ी राहत है। हाँ, सस्ता हुआ, खुशी तो मिली भाई, है ना। ये तो खुशी की बात है कि सरकार ध्यान दे रही है इसके ऊपर, खुशी की बात है कि सरकार ध्यान दे रही है ना। तो तेल कम होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी धीमे धीमे। तो तेल कम होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी, ये लोगों का सोचना है और एक उम्मीद कि बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक निजात मिलेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थनगर जिले में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। ये सड़क दुर्घटना एक अनियंत्रित बोलेरो की खड़ी ट्रक के अंदर घुसने से हुई। दरअसल बोलेरो गाड़ी एक बारात से लौट रही थी, जिस दौरान जोगिया कोतवाली क्षेत्र में NH 28 पर खड़ी एक ट्रक में बोलेरो घुस गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं इस सड़क हादसे को लेकर PM नरेंद्र मोदी और CM योगी ने भी शोक व्यक्त किया है। PMO की ओर से किए गए ट्वीट में PM ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं इटावा में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रोजगार मेले के जरिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लक्ष्य में पक्का तालाब स्थित जिला सेवा योजन कार्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 13 कंपनियों ने भाग लिया है और 311 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली है। आपको बता दें, अभ्यर्थी रोजगार मेले में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भाग ले सकते हैं। उन्हें अपना बायोडाटा शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ रोजगार मेले में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। जिला सेवा योजन अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि दूसरा रोजगार मेला 26 मई को ITI परिसर में आयोजित किया जाएगा, तो वहीं तीसरा रोजगार मेला 30 मई को आयोजित होगा। आज इस रोजगार मेले में लगभग 10 कंपनीज आई हैं, जिसमें कल्याणी, सोलर पावर, LIC, V-Mart ऐसी कुछ गिनी चुनी कंपनीज आई हैं। और उम्मीद है कि हमारे यहाँ इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि कम ओवरऑल देखा है तो 1,500 के आसपास बच्चे इन्हें चयनित करने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों की अगर भीड़ देखी जाए तो हमें लगता है कि 1 से 1,500 सुबह से बच्चे आ रहे हैं। शाम तक 1 से 1,500 भीड़ हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी तक 1,000 बच्चे आ चुके हैं हमारे प्रांगण में, और जिनमें से मुझे उम्मीद है कि मिनिमम बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो चूँकि शासन का शासनादेश है कि हमारा इटावा के लिए टारगेट उन्होंने
चयनित रोजगारों बेरोजगारों का चयन के लक्ष्य रखा है। निसंदेह हम इससे बेहतरी करेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त वैकेंसीज भी हैं और पर्याप्त बच्चे भी आए हुए हैं और पर्याप्त कंपनीज हैं। आजम खान आज़ाद हो गए हैं। पूरे 27 महीनों के बाद जेल से बाहर निकले तो उनके दोनों बेटों और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उनका स्वागत किया, लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव नदारद रहे। अब इसे दूसरी आपको बता दें कि इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासत के तौर पर देखा जा रहा है, और ये दूरी है या फिर सियासी चाल। लेकिन आजम और अखिलेश की मुलाकात पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। चर्चा है कि आजम और अखिलेश में तकरार चल रही है। रिपोर्ट देखिए। सीतापुर जेल में 27 महीने गुजारने के बाद आजम खान जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलते ही आजम खान के दोनों बेटों ने उनका स्वागत किया। साथ में आजम के इस्तकबाल के लिए पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उनके जेल से बाहर आते ही कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम तुम्हारे लिए नजराने में भरोसे और साथ का पैगाम लाए हैं, मुस्कुराइए, आप बाहर आए हैं। लेकिन कंधे पर रखा ये हाथ यूपी में सियासी घमासान की चेतावनी जैसी है, क्योंकि कंधे पर रखा हाथ आजम और शिवपाल का साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए आजम के किसी अंतिम अंजाम जैसा प्रतीत होता है। जेल से बाहर आते ही आजम खान ने सबसे पहले अपनी बदनसीबी की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि आज तक मेरी गाड़ी से कोई शख्स नहीं टकराया, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया, फिर भी बीजेपी ने पूरे यूपी चुनाव में मुझे माफिया बताया। जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखेगा। जेल से बाहर आते ही आजम ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा, ज्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किया, इन सूखे दरख्तों की जड़ों में जहर डालने वाले हमारे अपने ही हैं। नफरत के एजेंडे वालों लेकिन ज्यादातर तुम पर, हम पर और हमारे आने वाली नस्लों पर हमारे ही अपने हाथों से हुआ है। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी, और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। आजम का ये तंज सब जानते हैं कि किस पर था, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में उनके करीबी और अपने अखिलेश यादव ही रहे हैं। आजम के रिहा होते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। कहा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं, लेकिन जेल से निकलने के दौरान स्वागत के समय नदारद रहे। ऐसे में सवाल यह है कि आजम और अखिलेश के रिश्ते के बीच में चाचा शिवपाल की एंट्री तो नहीं हो गई है, क्योंकि आजम जब जेल में बंद थे तो शिवपाल ने उनसे मुलाकात की, लेकिन जब अखिलेश यादव ने आजम का हालचाल जानने के लिए अपने दूत भेजे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। यूपी के सियासी गलियारों में सवाल कई तैर रहे हैं। सवाल यह कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो अखिलेश आजम से मिलने रामपुर जाएंगे या फिर आजम अखिलेश से मिलने लखनऊ आएंगे। आजम खान की सियासी ताकत से सभी वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं आजम। न सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स पर आजम की मजबूत पकड़ है। मुश्किलों के बीच सपा के सियासी आधार बढ़ाने में आजम खान की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि शिवपाल यादव से लेकर कांग्रेस और बसपा तक आजम खान को अपने साथ लाने में जुटे हैं। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शनिवार देर रात नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने आज सुबह नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो BD पांडे अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में चूंकि सफाई व्यवस्था बेहतर थी तो प्रबंधन की तारीफ भी उन्होंने करी है, और जो आवश्यकताएं हैं उसको देखते ही कहा कि चिकित्सकों के लिए आवास के लिए जल्दी बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है।
मैं 3 दिन से वहाँ चुनाव प्रचार में गया था और बहुत अच्छी स्थिति है। हम रिकॉर्ड वोटों से हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ चुनाव जीत रहे हैं और चंपावत के लोगों ने ये तय कर दिया है कि वे हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, विकास के नाम पे वोट देना है और मुख्यमंत्री को चुनाव जिताना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करने पहुंचे थे। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अलग अलग राजनीतिक और सामरिक संबंधित विषयों पर संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र किया। अभी 2 दिन पहले हेमकुंड यात्रा को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है वहां से ऋषिकेश से, और गुरु गोविंद सिंह जी की वो तपस्थली रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां केदार बाबा के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को कहा था कि जल्दी ही जो है हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे बनेगा। उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि बाबा केदार कृपा करें, हमारे गुरु घर से कृपा हो कि जल्दी से जल्दी बने। सरकार उसके लिए तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस है कि जल्दी से जल्दी हेमकुंड की यात्रा जो है रोपवे से भी लोग कर पाएं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।